हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम एग्जाम्पल 2.8 एंड ऑनवर्ड्स। इसके पहले के पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को हम कर रहे थे। 2.1 टू 2.7 तक की चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ से हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल 2.8 की। ये आपका पार्ट 11 होगा। ठीक है, और इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको पता है, इसमें बुक में ऑलरेडी गिवन है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती। अगर इतना आसान होता तो आपके पास सॉल्यूशन ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है, आपको बस देख लेना है, सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा हर जगह। लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत आती है। वो दिक्कत मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कहाँ दिक्कत आती है। ठीक है, समझना मेरा काम है आपको समझाना। ठीक है, चलो। तो 2.8 की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 2.8 में लिखा हुआ है यहाँ पे, इन दिस क्वेश्चन द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज। ठीक है, तो दो बॉडी का टेम्परेचर दे रखा है, इट इज़ टू बी मेजर्ड एज T1 एंड मान लिया हमने T2। दो बॉडी का टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज गिवन 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये बात समझ में आई। दूसरा दे रखा है आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये दो टेम्परेचर आपको गिवन है। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयर इन। पहले तो आपको कैलकुलेट करना है टेम्परेचर डिफरेंस। क्या डिफरेंस करना है आपको? टेम्परेचर का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, दूसरी बात आपको कोई एरर है कि नहीं उसके बारे में भी बताना है। ठीक है, चलो। तो पहले हम ऐसा करते हैं, पहले हम नॉर्मली टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लें, या तो विथ एरर कह सकते हो, टेम्परेचर डिफरेंस विथ एरर निकाल सकते हो, ये भी बात सही है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वैसे सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें है नहीं। देखो, जब आप एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हो तो एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है आपका, जिसको हम ट्रू वैल्यू बोलते थे। ठीक है, ये हमारा होता था ना ट्रू वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू। और ये क्या होता है? ये वाला पार्ट होता है आपका एरर वाला पार्ट। ठीक है, ये पार्ट क्या होता है आपका? ये पार्ट होता है आपका एरर वाला पार्ट। समझ में आई बात? तो जब मैं इस T1 को लिख रहा था तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, T1 इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया यहाँ से T प्लस डेल्टा T, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, प्लस माइनस कर लो, बातें कही है। और आपने T2 को लिख दिया इस तरीके से, T डैश प्लस माइनस डेल्टा T डैश हमने कर दिया, T डैश कर दिया ऐसे ही। ठीक है, ये दो टेम्परेचर दे रखे हैं, हमने इस तरीके से लिख दिया। तो अब इनका डिफरेंस निकालना है, तो मैं अगर इस तरीके से निकालूँ T1 माइनस T2, ठीक है, यहाँ से, तो बेटा डिफरेंस में अगर हम देखें यहाँ से, तो सीधा सीधा आप इनका डिफरेंस एक बार निकालोगे, T माइनस T डैश। आपसे डिफरेंस कहा है, डिफरेंस का मतलब कि आपको याद आना चाहिए, ये डिफरेंस का सिंबल होता है। ठीक है, कौन कम कौन ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस पूछा है सिर्फ। ठीक है, और प्लस माइनस यहाँ से क्या बचा? डेल्टा T माइनस डेल्टा T डैश। आया कि नहीं आया? देख लो, आपने अपने सामने देख लो आप बेटा, कितना सिंपल है, आपने इस तरीके से निकाल लेना है। यही तो टेम्परेचर डिफरेंस था जो हमें निकालना है। अब यहाँ देखो, T कितना हमारे पास है? 20 है। डिफरेंस T डैश कितना हमारे पास है? 50 है, डिग्री सेंटीग्रेड में है। ये प्लस माइनस ये हमारे पास कितना है? तो ये हमारे पास है। देखो, अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि सर यहाँ पे तो है ही नहीं डिफरेंस, यहाँ पे तो डिफरेंस है ही नहीं, यहाँ पे तो 0.5 है, ये भी 0.5 है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इनका भी डिफरेंस ले लेते हैं। अब गलती आपको देखो यहीं पे हो जाती है। जब आप इनका डिफरेंस ले लोगे बेटा, तो ये एरर है ना, एरर का कभी डिफरेंस लिया जाता है क्या? एरर तो हमेशा ऐड होती है ना। हमने आपको बताया था, जब भी आप टोटल एरर निकालते हो, क्या निकालते हो? टोटल एरर। तो जो एरर वाला पार्ट होता है, ये एरर वाला पार्ट ये हमेशा ऐड होता है। यानी जब आप यहाँ पे एरर इन T निकालोगे, टोटल एरर इन टेम्परेचर निकालोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? डेल्टा T प्लस डेल्टा T डैश मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझ में आया कि ये डिफरेंस नहीं, ये आपको टेम्परेचर ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये एरर वाला पार्ट है। तो ये वाला पार्ट जब आप ऐड करोगे तो यहाँ से 0.5 और यहाँ से 0.5। याद रखना, इसके पहले भी मैंने बताया कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेते हैं हम लोग, और वो तभी होता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर जब हम उसको ऐड करते हैं। ठीक है, इस यहाँ से क्या मिल जाएगा? देखो 50 माइनस 20 30 आ जाएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस लेना है तो हमने डिफरेंस ले लिया, प्लस माइनस यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ता है क्योंकि हम एरर की बात कर रहे हैं, और एरर हमारा मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है, जिसको हमने ऐड करके निकाला। तो कितना आ गया यहाँ से? 0.5 1 आ गया, 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर।
ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। थोड़ा सा और अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन राइट लाइक दिस। सर टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए तो आपने कहा सर T2 माइनस T1, क्योंकि आपने देखा T2 बड़ा है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्या यहाँ से 50 माइनस 20 दैट इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, लिखा नहीं लिखा आपने? और यहाँ से प्लस माइनस आपने क्या लिख दिया, यहाँ से आपने लिख दिया एरर, ठीक है, प्लस माइनस एरर आपने यहाँ लिख दिया। अब ये जो एरर हमने यहाँ लिखा है इस एरर को हमने अलग से निकाल लेंगे, इस एरर को हम अलग से निकाल लेंगे। और उस एरर को हम कैसे निकालेंगे, इस एरर को हम इनको ऐड कर लेंगे। टोटल एरर इज़ 0.5 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये एरर हम यहाँ निकाल लेंगे और इस एरर को फिर हम यहाँ रख देंगे। तो ये भी तरीका सही है, जो भी ठीक लगे आपको। चलो कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 2.9, ठीक है। 2.9 पे आते हैं, जो 9 नंबर आपका एग्जाम्पल है उसको भी समझते हैं। यहाँ से आपके एरर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो एरर के क्वेश्चंस हमने बोला था आपसे कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं और इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर ले बेटा। ओके, सो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट वन इज़ 2.9, एग्जाम्पल नंबर 2.9 कहाँ पे है ये? ओके हाँ, 2.9 ये दे रखा है आपको। इसमें क्वेश्चन को समझना जरा ध्यान से। द रेजिस्टेंस इज गिवन R इक्वल्स टू V बाई आई, ये आपको पता है, ओम्स लॉ आपने भी पढ़ा होगा, R इक्वल्स टू V बाई आई, ठीक है, आपने पढ़ा ये। इसमें दे रखा है वेयर V इक्वल्स टू गिवन 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, ठीक है। और I इक्वल्स टू क्या दे रखा है, I इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन R, परसेंटेज एरर इन R आपसे पूछा गया है, परसेंटेज एरर इन R पूछा गया है। देखो क्वेश्चन को समझो बेटा, क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल का है ये, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, आप ये बात याद रखना, ठीक है। चलो, तो जब बात हो रही है परसेंटेज एरर किसकी, R की, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमने बताया था कि ये क्या है, ये रेशियो वाला है। 4 टाइप के हमने परसेंटेज एरर बताए थे। पहले आपने कॉम्बिनेशन वाला याद होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन, है ना, बहुत सारे, तो उसी में से तो है ये भी एक। और परसेंटेज एरर के लिए हमने सबसे अच्छा तरीका क्या बताया था कि डेल्टा R बाई R कर लो। भाई R में एरर आपको चाहिए, डेल्टा R बाई R करना होगा इंटू 100, यही तो हो गया परसेंटेज एरर इन R। और यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे 2 क्वांटिटी है, एक तो डेल्टा B बाई B हो गया और एक डेल्टा I बाई I हो गया। तो जितने भी क्वांटिटी हैं पहले आप उसको लिख लो, 2 क्वांटिटी हैं, हमने दोनों के दोनों लिख ली यहाँ पे, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। अब उसको हमने बोला था कि दोनों को दोनों क्या करोगे, हमेशा ऐड करोगे, क्योंकि हमने बताया था हमेशा सारे एरर्स ऐड होते हैं, क्योंकि हमने देखा था पावर वाले भी लिए थे, कॉम्बिनेशन वाले भी लिए थे, सब में इस तरीके से ही आ रहा था। और पावर का मल्टीप्लिकेशन भी होता था, याद होगा आपको, अगर यहाँ पावर होता कुछ भी तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पावर नहीं है तो हम छोड़ देंगे। अब परसेंटेज एरर यानी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो आप यहाँ से इंटू 100 कर लेना और प्लस इंटू 100 कर लिया आपने, तो ये हमने डायरेक्ट आपको लिख दिया परसेंटेज एरर। अब आपको निकालना है, ये निकालना है, यही वैल्यू निकालनी है, ये परसेंटेज एरर इन R है, ये क्या है, यही आपकी परसेंटेज एरर इन R है, यही आपका परसेंटेज एरर इन R है, ठीक। यहाँ देखो जरा डेल्टा B कितना है, V कितना है, पहले यहाँ देखो जरा V कहाँ है, पहले ये देखो V है आपके पास, ठीक है। जब इस V को आप लिखोगे तो आप इस V को ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से ये V हो गया, ठीक है, ये हमने मान लिया ये भी है अमाउंट, और ये प्लस माइनस क्या है, ये डेल्टा B है, ये एक्चुअली में इसकी वैल्यू ये है। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, डेल्टा B मिल जाएगा, ठीक। तो यही चीज़ हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो डेल्टा B कितना है, तो 5 है, V कितना है, तो 100 है, ठीक है, इंटू 100 हो गया, प्लस, क्लियर। डेल्टा I की बात करेंगे तो डेल्टा I यहाँ से देखो ये क्या है, यहाँ से आप लिखोगे I इक्वल्स टू, तो I प्लस माइनस डेल्टा I हो गया ना, तो डेल्टा I वाला पार्ट कितना है, 0.2 इज डेल्टा I, तो 0.2 इज डेल्टा I, और I कितना है, तो 10 है, इंटू 100 कर दिया आपने, बस परसेंटेज एरर आ गया आपका। तो यहाँ से आप करोगे तो ये तो कट जाएगा, ये हो गया 5, ये हो गया प्लस, यहाँ से देखो इसको कट करोगे तो कितने टाइम से जाएगा बेटा, यहाँ से देखो 10 टाइम्स, 10 इंटू 2 0.2 है, तो ये 2 हो जाएगा, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7%, आंसर इज 7%, ठीक है। तो आप देख लेना आंसर 7% ही आया होगा, ठीक है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.10, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.10, ठीक।
तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं आपको यहाँ से क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसके पहले के क्वेश्चंस भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब कोई ऐसा नहीं था जो प्रॉब्लमेटिक कहीं कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो, ठीक है। थोड़ा कंसेप्ट आपको समझना था, ये भी वैसे ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, परसेंटेज एरर के बेस पे। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा है, मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन देखो अच्छे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस बेकार होते हैं, कुछ क्वेश्चंस कह सकते हो टाइम टेकिंग होते हैं, कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो सीखो यहाँ से, ठीक है। देखो इन एग्जाम्पल नंबर 2.10 आपसे क्या कह रखा है, 2 रेजिस्टेंस गिवन, रेजिस्टेंस गिवन है, एक आपको R1 गिवन है, एक आपको R2 गिवन है, ठीक है। तो पहले वैल्यूज़ गिवन है जितना वो लिख लेते हैं हम, दिस इज गिवन 100 ± 3 ओम, ठीक है, और दूसरा गिवन है 200 ± 4 ओम, ठीक है, ये ओम का साइन है, ठीक है। रेजिस्टेंस गिवन है आपको। आर कनेक्टेड, अब यहाँ पे देखो कब कनेक्टेड, कैसे कनेक्टेड हो रहा है ये, सीरीज, भाई 2 कनेक्शन हो सकते हैं, सीरीज और पैरेलल, एक तो सीरीज में और दूसरी बार कैसे कनेक्ट हो रहा है तो पैरेलल में, एक बार सीरीज में कनेक्ट कर दो, एक बार पैरेलल में कनेक्ट कर दो, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद बोला गया है आपको दे रखा है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, आपने लिख दिया, ठीक है। अब दे रखा है जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हो तो उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, क्या आपको निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में बात करते हो तो इसमें खुद ही रेजिस्टेंस आपको दे रखा है कि R1 + R2, आपको ये फॉर्मूला यूज करके सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना है। इट इज़ गिवन इन दिस क्वेश्चन कि ये फॉर्मूला यूज करना है आपको सीरीज में टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ में आया। और पैरेलल में क्या यूज करना है, पैरेलल में भी यूज करने के लिए दे रखा है, यू हैव टू यूज R1/R' = 1/R1 + 1/R2, सो R' इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये भी गिवन है। और भी एक फॉर्मूला दे रखा है आपको, एंड यूज अनदर फॉर्मूला दैट इज ΔR'/R' equals to ΔR1/R1² प्लस ΔR2/R2², ये आपका गिवन है, ठीक है, ये आपका गिवन है। चलो क्वेश्चन को समझते हैं एक बार और क्वेश्चंस को फिर करते हैं अच्छे से। चलो इस क्वेश्चन में गिवन है बेटा 2 रेजिस्टेंस हैं आपके पास, सिंपल सी बात है, 2 रेजिस्टेंस हैं विच आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो जब सीरीज में कनेक्टेड होगा तो उस कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको दे रखा है, इसका यूज करके आपको कंबाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, विथ एरर निकालना है, एरर के साथ, क्योंकि यहाँ पे एरर वाला पार्ट दे रखा है, ठीक है। दूसरे में कह रखा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, उसमें आपको 2 फॉर्मूले यूज करने हैं। अब ये 2 फॉर्मूले किस चीज़ के लिए यूज करना है ये आपको अभी थोड़ी देर बाद समझाता हूँ मैं, ठीक है। एक आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए है और एक आपका एरर निकालने के लिए, याद रखना है, ठीक है। चलो तो पहले हम सीरीज की बात कर लेते हैं, पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, सीरीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सीरीज में हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होगा, R = R1 + R2, ठीक है। तो याद रखना ये वाला पार्ट ये R1 है, ये ΔR1 है, याद रखना ये R1 है, ये ΔR1 है, यहाँ से ये R2 है और ये ΔR2 है, एरर वाला पार्ट है, ठीक है, भूलना नहीं। तो ये R1 कितना है, 100 है, तो आपने लिख दिया 100, R2 कितना है 200, तो आपने लिख दिया 200। तो ये आपका R कितना आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है यहाँ से, R = 300, कितना है यहाँ से 300 आ गया, ठीक है, दिस इज 300 ओम। तो ये तो आया सिर्फ अभी कंबाइंड रेजिस्टेंस, लेकिन किसका, ये सीधे सीधे ट्रू वैल्यू का आ गया। अभी आपने एरर इसमें ऐड नहीं किया। अब एरर के लिए क्या करेंगे, एरर के लिए अगर हम यहाँ से ΔR निकालना चाहें, भाई R आपको पता है उसमें ΔR ऐड कर दो, एरर वाला पार्ट तो आपका अपने आप आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से ΔR कैसे निकालेंगे, तो ΔR1 + ΔR2, ये फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को भी, यूजिंग दिस फॉर्मूला ΔR मस्ट इक्वल्स टू ΔR1 + ΔR2, इसको यूज करके आप ΔR निकाल सकते हो और ये ΔR को इस R में आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, देखो हमने बताया था हमेशा एरर ऐड होता है, देखो यहाँ भी ऐड हो रहा है, वैसे भी ये 3 और ये 4 कितना हो जाएगा 7 ओम, 1 ही हुआ ΔR। नाउ देयरफॉर द कंबाइंड रेजिस्टेंस, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका R + ΔR, कंबाइंड वैल्यू कितनी आएगी R + ΔR आएगा, ठीक है। तो R आपके पास कितना है
300 प्लस माइनस डेल्टा आर कितना आपके पास 7, ठीक है। सो दिस इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये आपका सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब आते हैं पैरेलल वाला। तो पैरेलल वाले समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखो क्या समझना होगा बताता हूँ। सीरीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर है। चलो ये आप कर लोगे, यहाँ तक मुझे पता है। ज़रा देखते हैं पैरेलल वाले केस में। इन केस ऑफ पैरेलल, तो जब पैरेलल में बात करते हैं तो सीधा सीधा पहले आप रेजिस्टेंस निकालोगे, ट्रू वैल्यू का सम। तो जिसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या दे रखा है, 1/r' इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। सो 1/r' इक्वल्स टू 1/r1। r1 वहाँ से देख लो कितना है, 100 है, 1/100 हो गया, प्लस r2 1/200 हो गया, 1/200 हो गया। भाई इसको सॉल्व करना आपको आता है, नहीं आता तो सॉल्व कर लो। एलसीएम कितना हो जाएगा 200, यहाँ से हो जाएगा 2 + 1 दैट इज़ 3/200 हो गया। तो यहाँ से r' कितना आ जाएगा 200/3 यानी 66 3 जा कितना होता है 198। हाँ ठीक है, 0.7 कह सकते हो, ठीक है। 3 6 18, 3 6 18, ठीक है, इतना आएगा, अप्रॉक्सीमेट कह सकते हो। चलो r' आ चुका है आपको। अब आपको क्या चाहिए, डेल्टा r' चाहिए। जैसे ही आपका डेल्टा r' आ जाएगा तो आपको r + डेल्टा r' कर देना, यू विल गेट द रीडिंग। मतलब आपको r + डेल्टा r' + डेल्टा r' चाहिए। जैसे यहाँ पे r + डेल्टा r चाहिए ना, ठीक है, r ± डेल्टा r। सिमिलरली यहाँ पे r' ± डेल्टा r' चाहिए। तो डेल्टा r' अभी निकालेंगे, r' आप निकाल चुके हो, डेल्टा r' की बात करेंगे। डेल्टा r' कहाँ से आएगा, तो ये फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, डेल्टा r' इक्वल्स टू, यहाँ से बताओ क्या आएगा, इस r' को इधर भेज दो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेल्टा r1/r1² प्लस डेल्टा r2/r2²। दिस इज द फॉर्मूला। देखो यहाँ से इस r' को इधर भेज दो, ठीक है, दिस मच। अब आपको यहीं से डेल्टा r मिलेगा। देखो अब r' आपके पास पता है पहले से, r' आपके पास पता है, r' ही पता है आपके पास, इतना है इतना। तो आपने लिख दिया ऐसे सर 66.7। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे, डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आप इसी का स्क्वायर कर देना, 200/3 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 200/3 का स्क्वायर कर दिया हमने। दिस इज़ वॉट, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ r', ठीक है, ये देखो उसका स्क्वायर कर देना है। दूसरा डेल्टा r/r1², ठीक है, डेल्टा r/r1²। डेल्टा r1 कितना है हमारे पास, डेल्टा r1 यहाँ से देख लो 3 है, ठीक है। सो यू विल राइट हेयर 3/r1² यानी 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरा कितना है डेल्टा r2 4 /200 यानी 200 का स्क्वायर। आई बात समझ में। तो ये वाला कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा यहाँ से करना होगा। तो अब आप कैलकुलेशन कर लोगे, कैलकुलेशन मैं बता दे रहा हूँ कितना आएगा यहाँ से, ठीक है। बस कैलकुलेट करके आपको ऐड कर देना है, यू विल गेट द रिजल्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस को बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा वहाँ से देखते हैं कितना था हमारे पास, डेल्टा r' इक्वल्स टू 200, देखो 200² है, ठीक है, तो 200²/3² यानी 9 हो गया इन ब्रैकेट। इसका करेंगे हम तो यहाँ से देखो 3/100² प्लस 4/200², ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपके पास देखो ये 100² करोगे, 200² करोगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ना करके आप सीधा सीधा कॉमन ले लो, ठीक है। 100² तो कॉमन आ ही सकता है, तो 200² यहाँ पे है इंटू 9 हो गया। यहाँ से देखो हम कॉमन ले रहे हैं, देखो 100² कॉमन ले सकते हैं, 100² कॉमन ले सकते हैं। कैसे लेंगे देख लो, यहाँ से कितना बचेगा, सिर्फ 3 बच जाएगा, 1/100² कॉमन आ चुका है। यहाँ से प्लस कितना बचा, यहाँ से 4 बच गया। अब नीचे कितना बचा ये आपको सोचना होगा। देखो यहाँ से 200² को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 200² को आप क्या लिख सकते हो, अरे भाई 200² को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 100²। बात तो वही है ना, 2 × 100² करोगे तो इतना ही आएगा। तो यहाँ से कितना बचा, सिर्फ 2 ही तो बचा है ना, क्योंकि 100² तो बाहर ही आ चुका है, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 और 2 कितना आ गया 5। तो 200² से यहाँ देखो ये वाला 0 इससे कट गया सीधा सीधा, तो ऊपर कितना बचा 2, नीचे 9 और यहाँ 3 और 2 5। कितना सिंपल हो गया देखो। अब कैलकुलेट करोगे 5 × 2 = 10, 10/9 हो गया। तो यहाँ से आपका आंसर कितना मिल जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेट, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 कैरी 0
9 1 9 1.1 आ रहा है। वेट जरा देखो जरा आंसर यहाँ पे कुछ गलत आ रहा है क्या? यहाँ कुछ आंसर गलत आ रहा है बेटा, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा, देख लेना आप, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। यहाँ जो आंसर आ रहा है, यहाँ जो आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है, थोड़ा आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना। डेल्टा आर डैश की वैल्यू आ रही है यहाँ से, डेल्टा आर डैश कम्स 1.8, ठीक है। डेल्टा आर डैश कितना आ रहा है? 1.8 आ रहा है अप्रॉक्सीमेट। एक बार आप चेक करना है, इसको रीचेक कर लेना, कैलकुलेट कर लेना वहाँ से, एक बार आप इसको रीचेक कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। जैसे डेल्टा आर डैश आ जाएगा, अब आपको कंबाइंड चाहिए, अब आपको कंबाइंड चाहिए। कंबाइंड कैसे निकालेंगे? हमने बताया आपको यहाँ से कि आर डैश प्लस माइनस डेल्टा आर डैश कर देंगे बस। आर डैश हम निकाल चुके थे पहले ही, देख लो कितना है, 66.7 है, प्लस माइनस आर डेल्टा आर डैश कितना आ गया, तो 1.8 ओम, ठीक है। सो दिस इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2.11, ठीक है। थोड़ा सा और 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी कंप्लीट कर ले। चलो ठीक है, कितना हमारे पास है और बचा है, 2-3 एग्जाम्पल बचे हैं हार्डली। 2.11, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2.11, ठीक है। तो 2.11 को पहले ध्यान से देख ले एक बार। फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड एंड जेड इज ए क्वांटिटी इट इज गिवन हियर इफ जेड इक्वल्स टू a to the power, let me write the question, z equals to a to the power 4 b to the power 1/2 डिवाइड बाई सी डी टू दी पावर 3/2। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में जब मैं लास्ट वाले पार्ट में, वीडियो वाले लास्ट पार्ट में जब मैं रिलेटिव एरर बता रहा था, वहाँ पे मैंने बताया था परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर में। देखो पूछा है रिलेटिव एरर, ठीक है भाई। देखो बेटा क्या पूछा है, रिलेटिव एरर। तो देखो रिलेटिव एरर जब भी आपसे पूछेगा तो इस तरीके से आप कर सकते हो, जेड डेल्टा जेड बाई जेड रिलेटिव एरर। और यही आपसे पूछता परसेंटेज एरर, ठीक है, तो आप क्या ले सकते हैं, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे डेल्टा जेड बाई जेड कितना आएगा, जरा देखते हैं। डेल्टा जेड बाई जेड, डेल्टा जेड बाई जेड आप करोगे यहाँ से, तो जितने भी क्वांटिटी हैं उन सबका पहले तो सबका रिलेटिव एरर होगा, सबका सम हो जाएगा। रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी जेड क्या आएगा, सम ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ ऑल द क्वांटिटीज़। तो ए में कितना आएगा, डेल्टा ए बाई ए, बी में कितना आएगा, डेल्टा बी बाई बी, ठीक है, सी में कितना आएगा, डेल्टा सी बाई सी, और डी में डेल्टा डी बाई डी। तो ये सबका रिलेटिव एरर का सम, पहली चीज़ तो ये, तो सबका सम आपने कर दिया भाई, सबका सम कर दो, ठीक। दूसरी चीज़ पावर को, अब ध्यान देखेंगे पावर को। देखो मैंने पहले बताया था सारे एरर्स को ऐड होंगे, ऐड हो रहा है। अब पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते थे, हमने बताया था ए की पावर 4 है तो यहाँ 4 से इंटू हो गया, यहाँ 1/2 है, देखो बी की पावर 1/2 से इंटू, सी की पावर कुछ नहीं है तो 1 से इंटू कर दो, डी के पावर कुछ है 3/2 तो 3/2 से इंटू कर दिया आपने, ठीक है। सो दिस इज द रिलेटिव एरर। अब आपसे पूछा है परसेंटेज एरर, तो इंटू 100 कर देना है बस। तो आप इस पूरे क्वांटिटीज़ में क्या कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे, तो यू विल गेट द आंसर। इंटू 100 कर देना, यू विल गेट द आंसर। चलो ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 2.12, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2.12, चलो समझे 2.12, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 है ये, और इसके बाद और कितने एग्जाम्पल हैं, और 2 एग्जाम्पल, अरे अभी तो है, अभी 2-4 एग्जाम्पल, अभी काफ़ी एग्जाम्पल है बेटा, थोड़ा सा स्पीड करना पड़ेगा। चलो तो एग्जाम्पल नंबर 2.12 पे ज़रा ध्यान दो। इसमें दे रखा है दैट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो पहले ये समझो कि सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, आपके पास क्या है, सिंपल पेंडुलम है, जिसका टाइम पीरियड कितना है, 2π√L/g, t इक्वल्स टू 2π√L/g। ये टाइम पीरियड दे रखा है पेंडुलम का, ठीक है। और आपसे कहा गया है द मेजर वैल्यू ऑफ L की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, 1 mm एक्यूरेसी तक इसको नोन कर सकते हैं एक्यूरेसी, यानी ये डेल्टा L की बात कर रहा है,
ठीक है 1 mm, और 1 mm को आप सेंटीमीटर में बदल दो, कितना आएगा 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। डेल्टा एल कितना आ गया 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है आगे, एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आपको दे रखा है, कितने हैं 100 ऑसिलेशन है। ठीक है, और उसके लिए टाइम दे रखा है, टाइम गिवन है, तो टाइम कितना गिवन है, टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। तो अब आपको टाइम मिल गया, कितना है 90 सेकेंड मिल चुका है। ठीक है, समझना, बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ों को समझ लो। ठीक है, टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन इज 90 सेकेंड। ठीक, अब समझो आगे, यूजिंग दिस रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। देखो आपको एक रिस्ट वॉच यूज करना है जिसका रिजोल्यूशन कितना है 1 सेकेंड। तो ये बहुत ही अच्छी बात इसने कह दी कि यानी कि आपका रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है समझो। रिजोल्यूशन का मतलब कि उसका जो रिजॉल्विंग पावर, या इसको कह सकते हो उसकी जो लिस्ट काउंट है उस घड़ी की, वो कितना है, वो 1 सेकेंड है लिस्ट काउंट। ठीक है, यानी घड़ी का वैसे भी लिस्ट काउंट 1 सेकेंड ही होता है। तो इस रिस्ट वॉच से आप निकालोगे तो वही हमारा एरर है, उसका प्रिसीजन है वो कितना है 1 सेकेंड का है। अब व्हाट इज़ द, आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द एक्यूरेसी इन द डिटरमाइनिंग ऑफ जी। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी मतलब वही आपका एरर कितना आएगा जी में। ठीक है, जी में एरर कितना आएगा, तो मैं कह सकता हूँ सीधा सीधा एरर इन जी निकालना है आपको। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर से समझो। टाइम पीरियड गिवन है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम गिवन है, उस लेंथ के ये भी दे रखा है कि 1 mm तक एक्यूरेसी है उस लेंथ का, यानी उसका जो एक्सटेंशन है कह सकते हो, या उसका जो एरर है लेंथ में वो कितना है 0.1 सेंटीमीटर का है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 100 है, उसके लिए टाइम पीरियड गिवन है 100 ऑसिलेशंस में 90 सेकंड उसको लग रहे हैं, तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हमें टाइम पीरियड गिवन नहीं है, अभी हमें सिर्फ टाइम गिवन है 100 ऑसिलेशंस का। ठीक है, और आपको गिवन है कि आपको रिस्ट वॉच से जिसका रिजोल्यूशन 1 सेकेंड है, जिसका आपका एरर जो 1 सेकेंड तक हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, उसके रिस्ट वॉच से आपको निकालना है। ठीक है, मेजर करना है जिसका 1 सेकेंड है। ठीक है, टाइम आपने मेजर कर लिया, रिस्ट वॉच से आपने टाइम मेजर किया, कुल मिला के ये है, तो रिस्ट वॉच का आपको टाइम दे रखा है एरर। ठीक है, इन दोनों से हम क्या निकाल लेंगे, टाइम पीरियड निकाल लेंगे। ठीक, और एरर इन जी आपसे पूछा गया है। चलो ज़रा समझेंगे बेटा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इसको डेल्टा टी मान लो क्योंकि उसका रिजोल्यूशन है ना, तो टाइम पीरियड में एरर होगा ये डेल्टा टी। ठीक, तो पहले टी निकालेंगे हम, और टी कैसे निकालोगे बताओ भाई। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, अरे भाई 100 ऑसिलेशन में 90 सेकेंड लग गया, तो एक ऑसिलेशन में कितना लगेगा, वही इसका टाइम पीरियड होगा। तो हम सीधे से क्या कर सकते हैं, इसको कैसे निकालेंगे, सीधी सीधी बात है भाई, हमारे पास हम क्या कर लेंगे, 90 ऑसिलेशन है 90 सेकेंड लग रहा है 100 ऑसिलेशन में, तो एक ऑसिलेशन में कैसे निकालोगे, इसे तो निकालोगे ना, 100 से डिवाइड कर दो तो एक ऑसिलेशन का टाइम आ जाएगा। तो यू विल गेट द टाइम फ्रॉम हियर, टाइम तो आ जाएगा ना, तो टाइम आपको मिल जाएगा यहाँ से भाई, ये डिवाइड कर दो 0.9 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, कितना आया 0.9 सेकेंड टाइम पीरियड आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत। चलो, तो ये आपने देखा, ये क्या आया, ये टी आया है। ठीक है, और आपका टाइम पीरियड दे रखा है, ये क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड में जो एरर है, जो उसकी घड़ी का रिजोल्यूशन है वो कितना है, वो 1 सेकेंड तक है। ठीक है, तो आपके पास टी और डेल्टा टी मिल चुका है। ज़रा समझो यहाँ पे कितने क्वांटिटी कितने सारे हैं, एक तो टी हो गया जिसके बारे में हमें पता चल चुका है, टी और डेल्टा टी। एक आपका एल है जिसके बारे में हमें पता चल चुका है, एल और डेल्टा एल। ठीक, और जी जिसके बारे में हमें निकालना ही है, तो बस कहानी खत्म, और तो कुछ बचा ही नहीं, और कुछ बचा ही नहीं ना, कुछ नहीं बचा, सिंपल हो गया। अब इस फॉर्मूले को क्या कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर लो, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। भाई स्क्वायर करोगे तो यही तो आएगा। अब आपको ये 4 पाई दिख रहा है कि इट इज़ ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ये क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो जब कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसमें कोई भी एरर आएगा क्या, नहीं, इसके मेजरमेंट में कोई भी एरर नहीं आएगा, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। हमें जी के उसमें चाहिए एरर, तो जी कैसे निकालेंगे, तो जी इक्वल टू बताओ कितना आएगा, जी इधर कर दोगे तो एल बाई टी स्क्वायर होगा, यही तो 3 क्वांटिटी बनेंगे ना, जी इक्वल टू एल बाई टी स्क्वायर। अब आपने कहा सर ये 4 पाई आपने क्यों नहीं लिखा, अरे भाई 4 पाई हमने बताया तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसमें कोई एरर आएगा ही नहीं, फिर भी लिख दे रहा हूँ। चलो, जब हम परसेंटेज एरर या एरर की बात करेंगे तो कांस्टेंट क्वांटिटी को हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको मिल चुकी है। यहाँ से देखो, ये दोनों चीज़ें मिला के हमें क्या मिल गया, हमें मिल चुका है इन दोनों को मिला के टी। देखो, ठीक है, टी मिल चुका है, डेल्टा टी आपको यहाँ से मिल चुका है, टी डेल्टा टी मिल गया, एल आपको पता है यहाँ से, डेल्टा एल आपको यहाँ से मिल गया, एल डेल्टा एल भी मिल चुका। बस 2 ही क्वांटिटी तो चाहिए हमें उसको मेजरमेंट करने के लिए। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, रिलेटिव एरर इन जी,
रिलेटिव एरर इन जी मैं निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे देखो 4 पाई स्क्वायर ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसमें कोई एरर नहीं होगा। तो एल और टी इसमें एरर होगा, एल और टी में। तो एक तो एल हो गया डेल्टा एल बाई एल, दूसरा टी है डेल्टा टी बाई टी। दिस इज द टू क्वांटिटी जिसमें एरर आएंगे, ठीक है। एल के पावर में कुछ है क्या, यहाँ से देखो एल के पावर में कुछ नहीं है, ठीक है। पावर में कुछ नहीं है तो वहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा। यहाँ पावर में कितना है, टी का पावर में टी स्क्वायर है, तो यहाँ से 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिल चुकी है। अब आपको बस वैल्यू रखना है और जी में एरर आपको आ जाएगा डेल्टा जी बाई जी, ठीक है। देखो कितना आएगा, डेल्टा एल आपके पास कितना गिवन है, तो 0.1 गिवन है। एल कितना गिवन है, तो 20 गिवन है, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी कितना गिवन है, तो 1 सेकेंड गिवन है, 1 सेकेंड गिवन है। और ये टी कितना गिवन है, तो वहाँ से हमने देखा है 0.9, कितना आया था देखो वहाँ से 0.9 सेकेंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल चुकी है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे इन्होंने जो टाइम निकाला है, ये टाइम इन्होंने थोड़ा सा ये वाला जो टाइम था ना बेटा, यहाँ से जो हमने निकाला है ये टाइम पीरियड, ठीक है। 100 ऑसिलेशन में 90 सेकंड लग रहे थे, 90 सेकंड, तो एक ऑसिलेशन में हमने टाइम निकाला है। ये हमने एक ऑसिलेशन का टाइम निकाला है। अगर आपसे 100 ऑसिलेशन का ही पूछा गया है, लेकिन तो फिर 100 ऑसिलेशन का जब पूछा गया है तो टाइम तो हमें 100 ऑसिलेशन का ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में मुझे टाइम 90 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में टाइम को 90 ही लेना पड़ेगा। अगर टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन का लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे 100 ऑसिलेशन कर रहा है तो पूछ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। 100 ऑसिलेशन के मेजरमेंट में जी पूछा है ना, कितना एरर आएगा। तो आप यहाँ पे इसको 90 सेकेंड ही लेके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, सारी चीज़ें सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सही है। तो हम इसको क्या कर ले, 90 सेकेंड ही लेके चल रहे हैं, ठीक है भाई। 90 सेकेंड ही लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें इनके सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं ये चीज़ लिखी गई है, ठीक है। तो हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक। क्वेश्चंस को समझ में भी देख के भी समझ में आ रहा है कि क्योंकि यहाँ पे 100 ऑसिलेशन दे रखा है, 100 ऑसिलेशन के लिए टाइम जो दे रखा है इसी को हम टी मान लेंगे, तो यही हमारा अब टी हो चुका है, ठीक है, सिंपल। तो ऑसिलेशन से कोई लेना देना ही नहीं, इसका मतलब सीधे सीधे टाइम पीरियड ही रख लो। चलो, तो आपके पास कितना है, तो 0.1/20 प्लस इतना बाई इतना। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 0.032। इसको आप सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। दैट इज डेल्टा जी बाई जी आया है आपका। अभी ये रिलेटिव एरर है, ये क्या है, ये रिलेटिव एरर है, ठीक है, ये रिलेटिव एरर है। अब आपसे पूछेगा परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर तो आप कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया है जैसा कि डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 कर दोगे परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 कर दो, यानी इसी में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। ये आपको आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑलमोस्ट 3% आएगा, 3% समथिंग आएगा। चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 2.13, ये 2.12 था, इसके बाद 2.13, ठीक है। चलो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2.13, ठीक है। 2.13 क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया, ये तो बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। 2.13, 2.14 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। आपको क्यूब की साइड दे रखा है, ठीक है, साइड ऑफ द क्यूब दे रखा है और कितना दे रखा है 7.203 मीटर। और आपसे पूछा गया है कि इसके टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम जब निकालेंगे तो उसमें अप्रोप्रिएट जो है सिग्निफिकेंट फिगर तक की वैल्यू कितनी आएगी। भाई ये बताओ, टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूब का, क्यूब का। तो क्यूब का कितना होता है, 6a² होता है, a इज द साइड। तो भाई आप 6 इंटू दिस मच इसका स्क्वायर करोगे तो कोई वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करके देख लेना। यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है, लेट मी राइट 311.299254 लाइट इस तरीके से आ रहा है। आपसे सिग्निफिकेंट फिगर बोला गया है तो आपको अप टू 2 डेसिमल तक देख लेना है। वैसे भी डेसिमल के बाद जो पॉइंट के बाद देखो, यहाँ से ये 2 है, ये 9 है, तो आप यहाँ तक देख लो, ठीक। ये 9 है यानी 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इसके पहले वाले डिजिट में एक ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 311
पॉइंट, ये 2 से 3 हो जाएगा बस आंसर। भाई सिंपल है, अप्रॉक्सीमेट यही कर सकते हैं आप, ठीक है, मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। ये TSA था, ऐसे ही आप वॉल्यूम के लिए निकाल सकते हैं। वॉल्यूम के लिए क्या होता है बेटा, साइड का क्यूब यानी A का क्यूब हो जाएगा। A का क्यूब करोगे यानी कि जो वॉल्यूम साइड दे रखा है आपको, इसका क्यूब कर लो, क्यूब करोगे आंसर कुछ आएगा ऐसे ही, मैं बता दे रहा हूँ, कुछ आंसर इस तरीके से आएगा 373.714754 वॉटेवर, कुछ इस तरीके से आया है। आपसे सिग्निफिकेंट फिगर की बात की गई है बेटा, पॉइंट के बाद जो डेसिमल दिख रहा है यहाँ से देखो, आपको इसकी बात नहीं, इसके बाद वाला अप टू 2 डेसिमल तक देखना है। 2 डेसिमल तक देखना है तो हमेशा दूसरे डेसिमल को देखोगे ना, तो ये बेटा ये 1 है, 1 क्या है 5 से छोटा है, तो इसके पहले वाले डिजिट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यानी एज इट इज़ ये हो जाएगा 373.7 आंसर, ठीक है, मीटर क्यूब में। तो इसी तरीके से सेम क्वेश्चन दे रखा है आपको 2.14 में, और 2.14 में क्या कहा गया है, कहा गया है इसमें कि कोई सब्सटेंस है जिसका मास दे रखा है, कितना दे रखा है 5.74 ग्राम, ठीक है, और आपसे कहा गया है ये ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। भाई मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, आपसे पूछा है कि डेंसिटी बताओ, इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको कंसीडर करके डेंसिटी बताना है। डेंसिटी होता क्या है आपको पता है, मास बाय वॉल्यूम, तो मास आपको दे रखा है 5.74 डिवाइड बाय वॉल्यूम 1.2। भाई ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ तो क्या वॉल्यूम डेंसिटी, अब इसको डिवाइड करके अप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको ले लेना है, 2 डेसिमल तक ले लो, मेरे ख्याल से ये आएगा 4.8 समथिंग आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो करोगे तो 12 5 60 करीब 5 के आसपास आएगा, ठीक है, 4.8 ही आएगा, ठीक। चलो तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 2.15, हाँ ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2.15 ये भी आपका एक बार डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि जब हम आपको पढ़ा रहे थे डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में, ठीक है, उस टाइम पे हमने कुछ डिस्कस किया था डायमेंशन से रिलेटेड कि किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी में, किसी भी गिवन फिजिकल इक्वेशन में, ठीक है, बोथ साइड जो डायमेंशन फॉर्मूला होते हैं वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्चुअली में। 2.15 की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या गिवन है, लेट अस कंसीडर द इक्वेशन 1/2 mv² इक्वल टू mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, एक इक्वेशन आपको दे रखा है। अब आपको बताना है वेयर m इज़ द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, v इज़ द वेलोसिटी, g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज़ द हाइट, वॉटेवर जो सारी चीज़ें यूजुअल मीनिंग में आपको दे रखा है। आपको बताना है चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। भाई ये बताओ ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी है तो ये भी एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्मूला आता कितना है, हमने बताया था ml² T/-2, इतना आना चाहिए। चेक कर लो बोथ साइड, अगर सेम आ भी रहा है तो सही है। भाई यहाँ से 1/2 तो कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। m है मास, मास का क्या होता है जल्दी बता दो, m, v क्या होता है L/T/-1, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लोगे, लो आंसर आ गया ml² T/-2, डन हो गया। यहाँ से देख लो भाई इसका हो गया मास, ठीक है, g होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो मीटर का यानी L पर सेकेंड स्क्वायर यानी T का -2 पर सेकेंड यानी ऊपर जाके -2 हो जाएगा। h है, h का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का मतलब लेंथ L यानी कि ये L का स्क्वायर हो जाएगा, एक L यहाँ से एक L यहाँ से, ठीक है, सेम फॉर्मूला है तो डायमेंशनली करेक्ट है। क्या लिखेंगे, चेक करना था आपको तो लिखेंगे यस इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट बिकॉज बोथ आर द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, ठीक है, और दोनों ही फॉलो कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट इज 2.16 में आपसे क्या रखा है, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, जूल आपको पता है एनर्जी की यूनिट होती है और इसकी वैल्यू दे रखा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। भाई एनर्जी की यूनिट तो सबको पता है, जूल होती है ना, जूल होता है, अर्ग होता है, ठीक है, CGS MKS, ठीक, बहुत सारे फॉर्मूला इसमें दे रखे हैं और आपको बताना है विच वन इज करेक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, इन दिस क्वेश्चन आपसे कहा गया है यहाँ पे विच ऑफ द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन यू कैन रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्गुमेंट, यानी डायमेंशन के बेसिस पे कौन सा फॉर्मूला आपका सही है, ठीक, डायमेंशन के बेस पे कौन सा फॉर्मूला आपका सही है। तो बहुत सारे फॉर्मूला इसमें दे रखे हैं, उसमें से आपको बताना है कौन सा डायमेंशनली करेक्ट है। तो एक दो फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दे रखा है ABCDE, 5 फॉर्मूला दे रखे हैं और सब के सब K है, K मतलब काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी कह सकते हो सीधा सीधा, m² v², K इक्वल टू 1/2 mv², K इक्वल टू ma, K इक्वल टू 3/16 mv², K
k इक्वल टू 1/2 mv² प्लस ma। ठीक है, ज़रा इन क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें यूजुअल मीनिंग्स में है। a एक्सेलरेशन है, v वेलोसिटी है, m मास है, ये यूजुअली मीनिंग में जो रहते हैं वही है। ठीक है, विच वन इज़ करेक्ट डायमेंशनली। तो अभी हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, ये तो करेक्ट वैसे ही दिख रहा है, आपको कुछ करना ही नहीं है। बाकी डायमेंशनली आप लिख देना, क्योंकि फॉर्मूला ml² T/-2 आएगा बिकॉज ऑफ फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, ये आता है जूल का। और जूल का आपको इसीलिए यूनिट भी दे रखा है, जब आप इस यूनिट से निकालोगे ना तो इसी यूनिट से ही तो ये डायमेंशन आता है। तो आप लिखोगे जूल का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो यही होगा। देखो किलोग्राम मतलब m, मीटर मतलब m मतलब मीटर यानी l², सेकेंड ऊपर जाएगा T/-2 हो गया। आप ही बताओ, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं हुआ? अब समझो mv² है क्या? नहीं है, तो m² है, तो m² करोगे तो इसका डायमेंशन बदल जाएगा कि नहीं? बताओ। m फॉर मास, मास का मतलब अब m क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, तो m² l² T/-2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? l² T/-2। तो बेटा ये बताओ जरा इनमें कि ये सही है? तो ये वाला वैसे ही गलत हो गया। m × a ये तो फोर्स होता है, आपको भी पता है, फोर्स इक्वल टू m × a, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसकी भी खैर डायमेंशन लिख लेना, ml T/-2 होगा। ठीक है, क्या आएगा? ml T/-2 आएगा। तो कहाँ ये इक्वल बन रहा है क्या इसके साथ? इससे कंपेयर करो, नहीं बन रहा है। दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। mv², अब देखो यहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि ये तो सही होना चाहिए, क्योंकि भाई mv² डायमेंशनली हमें देखना है बेटा। ये 3/16 भूल जाओ, हमें पता है न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डायमेंशन पे। तो mv² क्या है? ये तो एनर्जी तो है, तो ये वाला ये भी सही है। ठीक है, ये mv² ये सही है, लेकिन ये प्लस के साथ ma दे रखा है, और ये ma तो आपका गलत है, क्योंकि ma की यूनिट तो फोर्स की यूनिट होती है, और एक फोर्स की यूनिट और एक एनर्जी की यूनिट को आप एक साथ ऐड नहीं कर सकते। डायमेंशनली हमने बताया था ये इनकरेक्ट है। डायमेंशन में यही तो खास बात है कि जिन दो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन अगर सेम है तो उसको किसी इक्वेशन में ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किया जा सकता है, ये डायमेंशनली कहा गया है। ठीक है, चलो तो ये आपको समझ में आ गया, दो ही सिर्फ सही हैं, कौन कौन से? बी और डी। एग्जाम्पल नंबर 2.16 था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 2.17। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2.17 पे आते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। 2.17 पे आते हैं। 2.17 में ज़रा समझो, यहाँ दे रखा है कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम। एक पेंडुलम, फिर से सिंपल पेंडुलम की बात की गई है, हैविंग द बॉब। बॉब मतलब वही जो छोटा सा बॉल होता है ना उसका। ठीक है, अटैच टू अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ अटैच है, एंड दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बाई ग्रेविटी के अंडर में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ओके। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ध्यान रखना पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी कि टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। लेंथ बोला गया, मैंने लेंथ एल लिख दिया है। ठीक है, ब्रैकेट में लेंथ लिखा भी है। मास ऑफ द बॉडी या मास ऑफ द बॉब, T प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉब, m मतलब मास पे डिपेंड कर रहा है। एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी T प्रोपोर्शनल टू g पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, देखो समझना, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम T डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द थ्रेड। ठीक है, मास ऑफ द बॉब एंड एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। डिराइव द एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। टाइम पीरियड निकालना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको करके बताते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, चलो देखो, जब इस क्वेश्चन को हम करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो क्या आएगा समझो। पहली चीज़ तो ये आपको समझना होगा कि भाई ये हमारे पास है T का डिपेंडेंसी, L, M और G, तीन चीज़ें हैं। अब ये तीनों पे डिपेंडेंसी तो हमें पता नहीं है कि कितने पावर पे हो सकता है। जब हमने बताया था यूजिंग डायमेंशन फार्मूला या फिर एप्लीकेशंस हमने बताया था। ठीक है, क्या बताया था कि इसका एप्लीकेशंस आप ये कर सकते हैं कि यूजिंग द डायमेंशन फार्मूला डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये हमने बताया था, आपको याद होगा। तो इसका मतलब इनमें रिलेशन इस्टेब्लिश हमें करना है। तो पावर हमें अननोन होता है, तो हम पावर को पहले मान लेते हैं A, B एंड C, और उस पावर को हम फिर फाइंड आउट करते हैं बाई कंपेयरिंग द डायमेंशन फार्मूला। इफ यू रिमेंबर, कंबाइनिंग ऑल दिस इक्वेशन यू विल गेट T प्रोपोर्शनल L टू द पावर A, M टू द पावर B एंड G टू द पावर C। इतना तक तो क्लियर है। अब आपको ये प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करना होगा, सो वी नीड अ कांस्टेंट दैट इज K, मान लिया हमने। ठीक है, K इन ब्रैकेट आपने अब यहाँ पे लिख दिया L के पावर A, M के पावर B एंड G के पावर C। नाउ पुट द डायमेंशन फार्मूला ऑन बोथ साइड। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला जब रखेंगे तो ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या आएगा? T तो आएगा।
टी आएगा, टी के पावर 1 आएगा। तो एम है क्या यहाँ पे? नहीं है, एम नहीं है, ठीक है, एम है ही नहीं, एल भी नहीं है, सिर्फ टी है। यहाँ देखो ये की कांस्टेंट हो गया, एल, एल मतलब लेंथ, इसके पावर ए है, एम मतलब मास, इसके पावर बी है, जी मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये मीटर मतलब एम, सॉरी मीटर ना, एल होगा, मीटर मतलब एल पर सेकेंड स्क्वायर यानी टी पे -2, और ऊपर क्या है? सी, ठीक है। अब इनको जरा एक साथ लिखो, तो यहाँ देखो जरा, m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 1 में लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ? क्योंकि यहाँ पे m l है ही नहीं, t के पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे कंपेयर करोगे तो ये क्यों हो गया। अब यहाँ देखते हैं, जिस तरीके से यहाँ लिखा है MLT, यहाँ भी लिखेंगे MLT। अब यहाँ देखो m एक ही दिख रहा है, m के पावर b है, तो मैंने एक साथ लिख दिया m के पावर b, ठीक है। l पे आ जाओ, l पे जब आएंगे तो l पे यहाँ दिख रहा है a, देखो l के पावर a, ठीक। यहाँ l के पावर देखो दिख रहा है c, a प्लस c हो गया, ठीक है। ml टी पे आ जाओ, टी है यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, -2 × c -2c हो जाएगा। सो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला। अब क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, कंपेयरिंग द डायमेंशनल फार्मूला या पावर ऑफ द डायमेंशन फार्मूला बोथ साइड, ठीक है। तो कंपेयर करोगे तो यहाँ से b की वैल्यू तो सीधा सीधा दिख रहा है 0 हो गया, b देखो कितना आया, b = 0, a + c कितना आया, ये भी 0 आया, l = 0, और -2c कितना आया, = 1। तो c = कितना आ जाएगा यहाँ से? -1/2। एक तो फॉर्मूला यहाँ से मिल गया, देखो एक b 0 मिल गया, एक यहाँ से मिल गया। अब a बचा है, a + c यहाँ बचा है, तो इसी में c की वैल्यू रख दोगे तो क्या आएगा? a = क्या आएगा? -c, देयरफॉर a = +1/2, क्योंकि c की वैल्यू -1/2 है, रखेंगे तो +1/2। a, b और c की वैल्यू को आप पुट कर दोगे इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1, ठीक है। क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लो भाई। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे? देखो t = k × l⁴ a की वैल्यू कितनी है जल्दी से देख लो, तो +1/2, ठीक है। और उसके पास है m के पावर 0 है, b = 0 आया है, एंड उसके बाद g के पावर c, इसकी वैल्यू 1/2 आई है, c की वैल्यू -1/2 है, -1/2, ठीक, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में लिखें, देखो m के पावर 0 है, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो बचेगा क्या कि l के पावर 1/2, इस g को मैं नीचे लिख सकता हूँ, g के पावर 1/2, क्योंकि भाई माइनस है तो नीचे लिख दिया मैंने, ठीक। अब इसको मैं देखो लिख सकता हूँ कि अब देखो कोई भी वैल्यू अगर अंडर रूट में लिखा हुआ है x, तो इसका मतलब x की पावर 1/2 होता है, ये आपको भी पता है। तो क्या x/1/2 को ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट में, 1/2 है तो इसको भी अंडर रूट में लिख सकता हूँ, ये भी अंडर रूट में, तो इन दोनों को अंडर रूट में मैंने लिख दिया l/g, ठीक है। बात समझ में आई? अब ये k कांस्टेंट है, तो इट वाज फाउंड प्रैक्टिकली, ऐसा आता है कि प्रैक्टिकली k की वैल्यू कितनी आती है, तो 2π निकल के आती है, तो यहीं से हम रख देंगे 2π। सो दैट इज़ द फार्मूला t = 2π √L/g, ठीक है, विच इज़ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो ये सिंपल फार्मूला था, डेरिवेशन टाइप का था, ठीक है। चलो, आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन था और आपके सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं आज के, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। एक बार प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आपको जो भी डाउट होता है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।